टॉपिक फॉर टुडे इज डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो डी नोवो सिंथेसिस जो ये रिएक्शन है, ये एग्जाम्पल है एनाबॉलिक प्रोसेस का, जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल्स को मिला करके एक बड़ा बायोमॉलिक्यूल हम लोग बना रहे हैं। इसके जस्ट रिवर्स इसके पहले हमने जो पढ़ी थी बीटा ऑक्सीडेशन, वो जो थी वो कैटाबॉलिक प्रोसेस थी, जहाँ पे हम लोग एक फैटी एसिड को ब्रेक डाउन कर रहे थे एसिटाइल कोएंजाइम ए में एटीपी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। डी नोवो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम ए का यूज़ करके हम लोग फैटी एसिड बनाएंगे और इस प्रोसेस में एनर्जी भी लगेगी। एक तरह से मान सकते हैं जो थोड़ा सा पार्ट है डी नोवो का, वो बीटा ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स है। एंजाइम वगैरह बस अलग होते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो ये जनरल फार्मूला फॉलो करते हैं, CH3 CH2N C डबल बॉन्ड O OH। तो ये जनरल फार्मूला वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे हमारे फैटी एसिड। एग्जाम्पल एक देखते हैं। जिस फैटी एसिड की सिंथेसिस आज हम देखेंगे वो है पाल्मिटिक एसिड। तो पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C16, एक 16 कार्बन का एक फैटी एसिड है ये, H32O11। इसका जनरल फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे N की वैल्यू होती है 14, C डबल बॉन्ड O OH। और अगर ये H लगा है तो इसका नाम है पाल्मिटिक एसिड, और ये H हट गया तो ये हो जाएगा पाल्मिटेट। तो ये तो बात होगी फैटी एसिड क्या होते हैं। फिर हम लोग 3 पॉइंट्स पे ये पूरा रिएक्शन पढ़ेंगे कि वाई ये रिएक्शन होती क्यों है, कहाँ पे होती है और कैसे होती है, वाई, वेयर और हाउ पे। तो पहले देखते हैं कि वाई ये रिएक्शन होती क्यों है। ठीक है, तो जो फैटी एसिड्स होते हैं वो बहुत एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल होते हैं। कई सारे 3 फैटी एसिड मिलकर के एक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनाते हैं, तो उसको हम लोग फैट बोलते हैं, और वो एनर्जी स्टोरेज होता है बॉडी का। जब भी हम लोग एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड ये सब लेते हैं तो वो अल्टीमेटली फैट में चेंज हो जाता है। सिग्नल मॉलिक्यूल के लिए काम करता है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है बायोमॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल के लिए भी काम करेगा। अराकिडोनिक एसिड जो है उससे कई सारे लोकल हार्मोन्स बनते हैं। तो ये फैटी एसिड बहुत ज़रूरी होता है। और जब डाइट में हम लोग इनफ फैटी एसिड नहीं लेते हैं तो बॉडी जो है ये फैटी एसिड को सिंथेसिस करती है, नॉर्मली भी करती रहती है, लेकिन जब डाइट में हम लोग नहीं लेते हैं तो इस फैटी एसिड की सिंथेसिस बॉडी में बढ़ जाती है। तो जो भी हम लोग एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड्स हैं, ये सब जो हम लोग जब भी हम लोग लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड्स में, और फैटी एसिड बनाते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, जिनको हम लोग फैट बोलते हैं। इनका तो हम लोग अब अगला देखते हैं कि ये रिएक्शन होती कहाँ पे है, वेयर। तो डी नोवो सिंथेसिस कहाँ कहाँ पर होती है बॉडी में? एक तो ये लिवर में होती है, लिवर में फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। किडनी में होती है, एडिपोज टिश्यू में होती है। ये टिश्यू जो होता है फैट को स्टोर करता है और ये सिंथेसिस भी करता है। तो जिन लोगों में फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होता है उन लोगों में एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट स्टोर्ड रहता है। लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होता है कि जब भी लैक्टेशन होता है तो जो सिक्रीशन होता है मिल्क का, वो हाई कंटेंट होता है उसमें फ़ैट का, फैटी एसिड्स का, फैट का उसमें हाई कंटेंट होता है, तो वहाँ पे लोकल प्रोडक्शन होता है फैटी एसिड्स का। एंजाइम जो इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो ये प्रोसेस पूरी होती है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में होती है सेल के, क्योंकि इसके जितने भी एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट हैं। और ये रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो ये ज़रूरी है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसी एसिटाइल कोएंजाइम ए में देखो 2 कार्बन है, 1 कार्बन और ये 2 कार्बन। तो ऐसे हम लोग इन दोनों कार्बन को जोड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। दूसरी जो मैंने रिक्वायरमेंट होगी NADPH2 NADPH प्लस H प्लस की, जो रिड्यूसिंग पावर होगा। हम लोगों ने जब बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ा था तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, फैटी एसिड का
ऑक्सीडेशन कर रहे थे, जिससे हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहे थे। अब हमको एसिटाइल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। तो वही रिडक्शन के लिए वही रिड्यूसिंग पावर कौन देगा, NADPH2 वो H+ प्रोवाइड कराएगा, रिड्यूसिंग पावर देगा फिर से एसिटाइल कोएंजाइम को फैटी एसिड में चेंज करने के लिए। और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी भी लगी, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। तो अब इस प्रोसेस को फिर से रिवर्स करने के लिए हमें कुछ एनर्जी भी लगेगी, क्योंकि जब भी बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है तो कभी कभी एनर्जी लगती है। जब आगे बनने वाला बायोमॉलिक्यूल की एनर्जी पीछे वाले बायोमॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है तो उसमें एनर्जी भी लगती है। तो 3 चीज़ें हमको चाहिए, कार्बन सोर्स चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल गया, रिड्यूसिंग पावर चाहिए वो है NADPH2, और एनर्जी चाहिए वो है ATP। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, लिवर, किडनी, एडिपोज टिश्यू, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में होती है, और इसके एंजाइम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्यों होती है हमें ये पता चल गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड बॉडी के लिए, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, ये सब चीज़ें पता चल गई। अब 3 स्टेजेस में ये रिएक्शन होती है। पहली जो है रिएक्शन है वो प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड NADPH2। तो 2 चीज़ें जो हमको चाहिए, कार्बन सोर्स और रिड्यूसिंग पावर, उनमें से 2 चीज़ें पहले स्टेप में बनेंगी, एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADPH2। अभी डिटेल में तीनों स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर कन्वर्जन है एसिटाइल कोएंजाइम का मैलोनिल कोएंजाइम ए में। क्यों ये कन्वर्जन हो रही है, एसिटाइल कोएंजाइम ए मैलोनिल कोएंजाइम ए में क्यों चेंज हो रहा है, ये भी अभी देखते हैं। फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शंस होती हैं। जो अल्टीमेट जो फैटी एसिड की सिंथेसिस है वो होती है सी वाले पार्ट में। ए और बी प्रिपरेशन के फेज़ हैं, ए प्रिपरेशन का फेज़ है, बी में जो भी कुछ बनता है, जो भी चीज़ें उनको साइटोप्लाज्म में लाने के लिए बी वाली रिएक्शन होती है। सी वाली रिएक्शन होती है अल्टीमेट रिएक्शन, जहाँ पे वाकई में प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहले पढ़ते हैं, ए वाला पढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADPH2। तो प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADPH2 के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, इसको देखा होगा, क्रेब्स साइकिल पढ़ी है, तो क्रेब्स साइकिल में भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है लिंक रिएक्शन में। और कहाँ पे होती है ये रिएक्शन क्रेब्स साइकिल वाली, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो जो भी एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा बाय वेरियस प्रोसेस, बट माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नॉट परमिएबल टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पे ये एसिटाइल कोएंजाइम बनता तो है, लेकिन ये एसिटाइल कोएंजाइम इधर से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल नहीं है एसिटाइल कोएंजाइम के लिए। एसिटाइल कोएंजाइम ऐसे बाहर नहीं आ सकता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए को कोई दूसरी चीज़ में हम लोग कन्वर्जन करेंगे उसका, ताकि वो बाहर आ सके किसी ऐसे चीज़ में जो परमिएबल है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से बाहर आ सकती है, उसमें हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम का कन्वर्जन करेंगे ताकि वो बाहर आ जाए। उसके बाद कैसे होता है ये ट्रांसपोर्ट, एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बाहर आता है माइटोकॉन्ड्रिया के, अगर वो परमिएबल नहीं है तो फर्स्ट फेज इसी बारे में है। तो कैसे बाहर आएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होगा वो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ में कंबाइन करेगा और बनाएगा सिट्रेट। ये हो जाएगी रिएक्शन CH3 डबल बॉन्ड O एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्जेलो एसीटेट। ये मिलके बनाएगा सिट्रेट। सिट्रेट हो जाएगा ऐसे COO माइनस C ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है सिट्रेट, CH3COO माइनस और यहाँ पे OH। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसीटेट मिलकर के बनाते हैं सिट्रेट। और जो सिट्रेट ये होता है ये परमिएबल होता है, सिट्रेट बाहर आ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं आ सकता, लेकिन सिट्रेट जो है ये आ सकता है बाहर। ठीक है, तो अब इसको कैसे होती है रिएक्शन, तो ये जो ऐसे देखते हैं, जो ये ऑरेंज वाला पार्ट है, ये ऑरेंज बॉर्डर जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, और जो ब्लैक वाला पार्ट है ये पूरा ब्लैक वाला बॉक्स है वो पूरा सेल है, और ये जो है ये साइटोप्लाज्म है। तो देखते हैं सबसे पहले पाइरुवेट। पाइरुवेट क्या कहाँ से आता है, पाइरुवेट आता है ग्लाइकोलिसिस से। जब भी ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट आएगा, और ये पाइरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में ऑक्जेलो एसीटेट, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो क्रेब्स साइकिल चल रही है ना, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल
चल रही है, तो सारे जो भी एसिटाइल कोएंजाइम है, ऑक्जेलो एसीटेट है, यहाँ पहले से ही प्रेजेंट है। हमको चाहिए एसिटाइल कोएंजाइम ए कि ये बाहर आ जाए ताकि हम फैटी एसिड की सिंथेसिस करा पाएँ, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर नहीं आ सकता, तो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ ये कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में कंबाइन करके ये सिट्रेट बनाएगा। सिट्रेट बाहर आ सकता है, सिट्रेट बाहर आया, फिर से सिट्रेट लाइज एंजाइम आया। अब यहाँ पे सिट्रेट सिंथेस था, यहाँ पे सिट्रेट लाइज आया। लाइज मतलब ब्रेक डाउन कर देगा, सिट्रेट को ब्रेक डाउन करेगा ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में और ऑक्जेलो एसीटेट में। इस प्रोसेस के लिए एनर्जी लगेगी, एक एटीपी लगेगा, एक एटीपी और सिट्रेट लाइज लगेगा और ये टूट जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसीटेट में। हमको जो चाहिए था वो मिल गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इससे हम अब फैटी एसिड की सिंथेसिस कर सकते हैं। बाकी ऑक्जेलो एसीटेट का क्या होता है, ऑक्जेलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस में एक NADH2 लगता है, फिर मैलेट पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और पायरुवेट फिर से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है और फिर से ये प्रोसेस जो है रिपीट होती रहती है। पायरुवेट सिट्रिक एसिड में ख़त्म हो जाता है। और ये सब पायरुवेट आ कहाँ से रहा है, पहले बताया था पायरुवेट भी आ रहा है कहाँ से, ग्लूकोज से आ रहा है, ग्लाइकोलिसिस से। यहाँ पे क्या हुआ, हमको एसिटाइल कोएंजाइम ए भी मिल गया और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे NADH2 की प्रोडक्शन भी हो गई। NADH2 भी बन गया और CO2 भी बन गया। अब ये CO2 की भी ज़रूरत पड़ेगी आगे, NADH2 भी यहाँ पे बन गया। तो पहली रिएक्शन क्या थी, प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड NADH2। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना और बाहर आ गया, और जो बाहर आने की प्रोसेस थी उसी के साथ साथ NADH2 का भी प्रोडक्शन हो गया। तो ये वाली जो स्टेप थी जहाँ पे मैलेट कन्वर्ट हो रहा था पायरुवेट में, उस प्रोसेस में हमको NADH2 भी मिल गया। बाकी NADH2 कहाँ से आता है, HMP शंट में जो NADH2 बनता है उसका भी यूज़ यहाँ पे होता है। ये एक अलग मेटाबॉलिक पाथवे है HMP शंट, तो इस प्रोसेस में NADH2 बनता है, उस NADH2 का थोड़ा सा यूज़ फैटी एसिड के सिंथेसिस में भी किया जाता है। तो अब आते हैं सेकेंड रिएक्शन पे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ मैलोनिल कोएंजाइम ए। ये हमारी रिएक्शंस थी, ए कंप्लीट हो गई हमारी। बी पे आते हैं, तो बी में क्या है, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू मैलोनिल कोएंजाइम ए। रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ मैलोनिल कोएंजाइम ए। तो पहले देखते हैं कि ये रिएक्शन हो कैसी रही है, फिर बात करते हैं कि क्यों होती है ये रिएक्शन। ये तो एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ चुका है, ये रहा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बनाएगा मैलोनिल कोएंजाइम ए। अब कार्बोक्सिलेज मतलब ये CO2 को ऐड कर देगा, इसमें ये CO2 को ऐड कर देगा, CO2 प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए। कैसे ऐड होगा, तो ये CH3 C++O COA, तो यहाँ से ये CO2 ऐड होगी, तो एक H यहाँ से जाएगा, ये जाएगा CH2 C++O, और यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री है तो यहाँ पे CO-, ये CO2 इसमें ऐड हो गई, तो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया मैलोनिल कोएंजाइम ए में। इस रिएक्शन में हमको क्या लगेगा, बायोटिन भी लगेगा। बायोटिन क्या होता है, बायोटिन होता है विटामिन B7। ये एक फैक्टर है इस रिएक्शन के लिए। ये रिएक्शन अगर होनी है तो बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बायोटिन की कमी होगी बॉडी में तो फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी या धीरे हो जाएगी सिंथेसिस। तो इस प्रोसेस में हमको क्या चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए, बायोटिन चाहिए, CO2 चाहिए और ATP चाहिए। तो एनर्जी भी लगेगी इस रिएक्शन में। अच्छा, एक खास बात है इस एंजाइम के बारे में, एसिटाइल कार्बोक्सिलेज के बारे में, कि ये एंजाइम है, ये रेगुलेटरी एंजाइम है फॉर डी नोवो सिंथेसिस। तो डी नोवो सिंथेसिस में एक रेगुलेटरी स्टेप है कि ये रिएक्शन कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। जो भी फैक्टर्स होंगे इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए वो इसी एंजाइम के अराउंड घूमेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज के अराउंड। ये एंजाइम रेगुलेट करेगा पूरी फैटी एसिड की सिंथेसिस को। तो हमें मिल गया मैलोनिल कोएंजाइम ए, हमको मिल गया। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स पे। बी भी रिएक्शन हमारी पूरी हो गई। यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, NADH बना, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम का कन्वर्जन हुआ। अब हम लोग आते हैं, हमारे पास सारे रॉ मटेरियल प्रेजेंट हैं, तो अब हम लोग सी स्टेप पे आते हैं, दैट इज रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स पे। तो रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स में क्या होंगे, इसमें ये एक 7 स्टेप प्रोसेस है। और इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है, दैट इज़ फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स जो है वो एक एंजाइम है, उस एंजाइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है।
7 स्टेप प्रोसेस है, ये देख लिया हमने। फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स इज एन एंजाइम। तो ये एक एंजाइम का, ये एक सिंगल एंजाइम नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सिंगल एंजाइम। यहाँ पे कई सारे मल्टीपल एंजाइम्स हैं, मल्टीपल एंजाइम मिल करके, कई सारे एंजाइम्स मिलके, एंजाइम ए बी सी डी, ये सारे एंजाइम मिल करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये कॉम्प्लेक्स जो है सारे एंजाइम्स के साथ वाला, ये इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है। ठीक है, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? इट इज़ अ डाइमर विद 2 आइडेंटिकल यूनिट्स। डाइमर मतलब कि इसमें ये ए और ए दोनों में से मिल करके, ठीक है, एक ये यूनिट 1 हो गई, ये यूनिट 2 हो गई, तो ऐसे 2 यूनिट मिल करके ये एक एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं। अभी ये अकेला ए इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, दोनों साथ में मिल करके ये एक्टिव है जब ये डाइमर बना लेगा। ईच मोनोमर मतलब जो एक मोनोमर है उसमें 7 एंजाइम की एक्टिविटी होती है और एक असाइल कैरियर प्रोटीन होता है। तो देखते हैं कैसे। ये एक मोनोमर हो गया, ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर हो गया, एक मोनोमर ये हो गया। अब इस मोनोमर में कौन कौन से एंजाइम है? 7 एंजाइम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंजाइम ये, और 1 2 3 4 5 6 7 एंजाइम्स ये हो गए। और क्या होता है इसमें? एक असाइल कैरियर प्रोटीन होता है, तो ये असाइल कैरियर प्रोटीन इधर है, ये रहा, और सिस्टीन रेसिड्यू है, ये एक सिस्टीन रेसिड्यू है। तो ये एंजाइम होता है, इसमें 7 अलग अलग तरह के एंजाइम हैं, एक असाइल कैरियर प्रोटीन है और सिस्टीन के रेसिड्यू हैं। और एंजाइम ये अकेले में खुद में एक्टिव नहीं है, तभी एक्टिव होगा जब दोनों यूनिट्स आपस में जुड़ी होंगी। तो हम लोग रिएक्शन में इसको ऐसे डिपिक्ट करेंगे, ऐसे करके एक ऐसे बना लेंगे हम लोग सेमी सर्कल 2, और ऊपर हम लोग दिखाएंगे सिस्टीन का रेसिड्यू जो ये वाला है, इसको हम लोग दिखाएंगे ऊपर, और असाइल कैरियर प्रोटीन को हम लोग दिखाएंगे नीचे, जैसे ये है। तो इसको ऐसे समझिए कि हमने इसको ऐसे बनाया। ये हो गया हमारा सिस्टीन का रेसिड्यू और ये हो गया असाइल कैरियर प्रोटीन। तो ये एंजाइम जो है हमारा ये ऐसे बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ऊपर सिस्टीन रेसिड्यू है, नीचे असाइल कैरियर प्रोटीन है, ये हमारा का फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। अब हम लोग आगे के रिएक्शंस देखते हैं। उससे पहले जानते हैं कि असाइल ग्रुप क्या होते हैं। ये जो ग्रुप है इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं। RCH2C डबल बॉन्ड हो, ये असाइल ग्रुप हो गया। R की वैल्यू कुछ भी CH3 हो सकती है, C2H5 हो सकती है, कुछ भी इसके R की वैल्यू हो सकती है, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप, ठीक है। और असाइल ग्रुप, असाइल कोएंजाइम में क्या होता है, जब भी इसी असाइल ग्रुप में ये लग जाएगा कोएंजाइम ए, तो ये हो जाएगा असाइल कोएंजाइम ए। रिएक्शन के मैकेनिज्म पे आते हैं। तो ये 7 स्टेप प्रोसेस है, उसमें से पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये हो गया। पहले स्टेप में क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए और फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए ACP ट्रांस एसाइलेज। मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए को, ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए को उठा करके कहाँ रख देगा? ACP के पास रख देगा, ACP ट्रांस एसाइलेज। मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए को कंबाइन करा देगा किसके साथ में? ACP के साथ में। तो ये मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम का कंबाइन हो जाएगा ACP के साथ में। उससे क्या बनेगा? एसिटाइल SACP, एसिटाइल SACP या एसिटाइल SACP, ये हमारा कॉम्प्लेक्स एक ये बन गया, एसिटाइल S कॉम्प्लेक्स बन गया फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन किया फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के साथ में, और हमारा बन गया एसिटाइल SACP कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप, सेकेंड स्टेप तो इधर पे है, ये वाला, ये इंटरमीडिएट है बीच का। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ एसिटाइल टू सिस्टीन। तो ऊपर बताया था कि नीचे एक ये असाइल कैरियर प्रोटीन है, ऊपर सिस्टीन का रेसिड्यू है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो ग्रुप है इसको ट्रांसफ़र होना है इधर पे सिस्टीन के पास में। तो ये ग्रुप चला गया सिस्टीन के पास में। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो था ये नीचे से उठ करके कहाँ चला गया? ऊपर सिस्टीन के पास में, ये सिस्टीन के पास आ गया। अब इसका नाम होगा एसिटाइल S एंजाइम, ठीक है। जब भी कोई भी ग्रुप लगा होगा सिस्टीन के साथ में तो उसका नाम हो जाएगा, जैसे कोई ग्रुप लगा है ग्रुप S एंजाइम हो जाएगा, और ACP के साथ लगा है तो उसका नाम हो जाएगा ग्रुप SACP, ठीक है। फिर मैलोनिल कोएंजाइम में, जो हमने सेकेंड स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम का कन्वर्जन किया था मैलोनिल कोएंजाइम में, अब ये वही मैलोनिल कोएंजाइम है, ये आकर के किसके पास लग जाएगा?
मैलोनिल कोएंजाइम ए एसीपी ट्रांसएसाइलेज, जैसे पहला वाला था एसिटाइल कोएंजाइम ए एसीपी ट्रांसएसाइलेज, यहाँ पे एसीपी लग रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम लग रहा था एसीपी के साथ में, तो यहाँ पे मैलोनिल कोएंजाइम ए लग जाएगा एसीपी के साथ में, तो ये वाला पूरा ग्रुप है ये आ जाएगा इधर पे। तो अब हमारा बन गया एसाइल मैलोनिल एंजाइम, एसाइल मैलोनिल एंजाइम। तो ये एसाइल ग्रुप लगा है, एसाइल और मैलोनिल लगा है, ये एसाइल ग्रुप हो गया ऊपर वाला, और ये मैलोनिल ग्रुप हो गया, ये दोनों ग्रुप लगे हैं इस एंजाइम के साथ में, तो नाम हो गया एसाइल मैलोनिल एंजाइम। उसके बाद में ये जो हमारी थी ये थी हमारी सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में ये थर्ड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेस क्या करेगा, जो ये एसाइल मैलोनिल एंजाइम है इसको कन्वर्ट कर देगा बीटा कीटो एसाइल में। तो इसमें क्या होगा, CO2 निकल जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पे CO2 निकल गई और यहाँ पे जो वैलेंसी फ्री हुई थी CH2 के बाद में, यहाँ पे आकर के ये एसाइल ग्रुप आकर के लग गया। ये कैसे हुआ, ये ACP C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ से CO2 निकल गई, उसके बाद में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हमारा हो गया एसाइल ग्रुप और ये मैलोनिल वाला। कलर से देखो, कलर से जैसे दिखाया है उसी हिसाब से पूरी रिएक्शन चलेगी। अगर इस कलर से मैलोनिल दिखाया है तो मैलोनिल के सारे कार्बन भी इसी कलर से होंगे, और ब्लू से अगर एसिटाइल ग्रुप दिखाया है तो ब्लू से ही सारे एसिटाइल ग्रुप के भी सारे कार्बन बने होंगे। तो कलर पे ध्यान देना ज़रूरी है यहाँ पे, तो उससे पता चलेगा कौन सा कार्बन कहाँ से आ रहा है। फिर इसका नाम हो गया बीटा कीटो एसाइल ACP, तो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन पे गया कीटोन ग्रुप लगा है, बीटा कीटो एसाइल ACP बन गया। बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज है। अब इस एंजाइम की हमारी चौथी स्टेप है। चौथी स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब यहाँ पे O से क्या बन जाएगा, OH होगा। रिडक्शन में क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। तो इस स्टेप में हमें और क्या लगेगा, NADPH भी लगेगा, NADPH2। तो पहली स्टेप में हमने जो NADPH2 का सिंथेसिस देखा था उसकी ज़रूरत अब यहाँ पे पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ग्रुप था C डबल बॉन्ड O CH3 वाला, ये कन्वर्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड टूटा तो ये कन्वर्ट हो गया CHOH CH3 में। अच्छा, एसिटाइल वाला जो ग्रुप था C डबल बॉन्ड वाला, वो कन्वर्ट हो गया COH में। ये अब हमारी अगली स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP जो हमारा बना है, ये रिडक्शन के बाद में C डबल बॉन्ड से COH बना है, बीटा कीटो एसाइल ACP से बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP। तो अब यहाँ पे एंजाइम लगेगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेज। डिहाइड्रेटेज एंजाइम जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या होगा, -H2O होगा, वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ से वाटर निकल गया, कहाँ से, OH ग्रुप गया ये, और अल्फ़ा कार्बन से एक हाइड्रोजन गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी एक वैलेंसी फ्री हो गई और यहाँ पे भी एक वैलेंसी फ्री हो गई, यानी ये CH ऐसे हो गया, एक वैलेंसी फ्री है, तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो H2O निकला, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया अल्फ़ा बीटा कार्बन के बीच में, ट्रांस इनोइल ACP बन गया। फिर से एक NADH2 लगेगा। अभी दो बार NADH2 लगता है रिएक्शन, एक बार यहाँ पे लगा और एक बार ये यहाँ पे लगा NADH2, जहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस हुई है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट किया गया है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे NADH2 लगा है। ट्रांसइनोइल ACP, इधर पे एंजाइम काम करेगा इनोइल ACP रिडक्टेज। तो रिडक्शन फिर से हो रही है, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये टूटेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 में, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे एसाइल ACP और ब्यूट्राइल ACP। ब्यूट्राइल क्यों, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट यूज़ करते हैं। तो ये हो गया ब्यूट्राइल ACP बन गया यहाँ पे। तो अब अगर हम लोग सिर्फ इतना देखें, ये ठीक है, तो ये कुछ फैटी एसिड जैसा दिखने लगा है। फैटी एसिड क्या होता है, RCH2NCOO-, तो ये भी कैसा लग रहा है, वैसे ही तो लग रहा है फैटी एसिड जैसा। ये हो गया R ग्रुप हो गया, और ये C डबल बॉन्ड O
कुछ कुछ अब इसका स्ट्रक्चर फैटी एसिड जैसा हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा कार्बन चेन का फ्रॉम ACP टू सिस्टीन। ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकल करके सिस्टीन के पास चला जाएगा। सिस्टीन के पास आया ये ग्रुप, अब क्या होगा, इसका नाम हो गया एसाइल एस एंजाइम। ACP के साथ लगा था तो एसाइल ACP नाम था, ऊपर सिस्टीन के साथ लग गया तो नाम हो गया एसाइल एस एंजाइम और ब्यूट्राइल एस एंजाइम हो गया इसका नाम। तो ये वाली जो हमारी रिएक्शन थी ये 6th रिएक्शन थी, ये वाली ट्रांस इनोइल ACP रिडक्टेज वाली 6th रिएक्शन हो गई। अब क्या होगा, जो रिएक्शन होगी 1st से लेकर के 6 तक, अभी तक जो भी रिएक्शन हमने की है, यहाँ से रिएक्शन 1 2 3 4 5 6, ये सारी रिएक्शन अब फिर से रिपीट होंगी 6 मोर टाइम्स, 6 टाइम्स रिपीट होंगी, क्योंकि इनको इस रिएक्शन में अब क्या करना है, हमको कार्बन की R जो ग्रुप है उसकी लेंथ बढ़ानी है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, हमको कितने करने हैं पाल्मिटोल बनाने के लिए, 16 कार्बन करने हैं, 13 14 15 16 कार्बन करने हैं। पाल्मिटेट ACP, ACP अलग हो जाएगा तो पाल्मिटेट अलग हो जाएगा इधर से, तो पाल्मिटिक एसिड बन जाएगा। तो पाल्मिटिक एसिड बनाने के लिए हमको कार्बन की लेंथ बढ़ानी थी, कार्बन चेन की लेंथ बढ़ानी थी। तो यही रिएक्शन हमने कितनी बार और करा दी, 6 बार और रिएक्शन करा दी। तो अभी हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है, हमने 6 बार रिएक्शन और कराई, मतलब हमने 12 कार्बन्स का एडिशन किया। तो एक बार में 2 कार्बन ऐड हो रहे हैं। हो क्या रहा है रिएक्शन में, सबसे पहले हमने देखा था क्या आता है यहाँ पे, एसिटाइल कोएंजाइम A ACP से बाइंड होता है और फिर ये ऊपर चला जाता है ये ग्रुप। वही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्रुप है ये वाला C, पूरा ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ब्यूट्राइल ग्रुप जो लगा है पूरा, ये एसाइल ग्रुप लगा है ये, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आकर के फिर से अब कंबाइन होगा एसिटाइल कोएंजाइम A, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप ये फिर से लगेगा और फिर से ये ग्रुप ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 कार्बन से ये बढ़ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से यहाँ पे एक आकर के एसिटाइल कोएंजाइम लगेगा, फिर से यहाँ पे 2 कार्बन बढ़ते चले जाएंगे। तो रिएक्शन ऐसे हो गए, सही, ये 2 कार्बन बने, एक बार और रिएक्शन हुई, फिर 2 कार्बन जुड़ गए, एक बार और रिएक्शन हो गई, 2 कार्बन और जुड़ गए। ऐसे करते करते जब तक ये 16 कार्बन की चेन नहीं हो जाती है तब तक हमारी 7th स्टेप नहीं होगी। अब यहाँ पे 7th और लास्ट स्टेप हो रही है, यहाँ पे पाल्मिटोइल थायोएस्टरेज है। थायोएस्टरेज ग्रुप क्या करेगा, थायो कहीं सल्फर है तो ये S और जो ये वाला ग्रुप है इसके बीच का ये बॉन्ड तोड़ देगा। अब एंजाइम फ्री हो गया, एंजाइम फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और हमको क्या मिल गया, 16 कार्बन फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड हमको यहाँ पे मिल गया। और ये एंजाइम पाल्मिटोल थायोएस्टरेज लगता है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल भी लगता है, तो ये एक वाटर का एच यहाँ पे, एक यहाँ पे, 16 कार्बन का फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड हमको मिल गया। 7 स्टेप की रिएक्शन थी ये। तो सबसे पहले हमने एक बार ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कहाँ पे होती है रिएक्शन, क्यों होती है और कैसे होती है। 3 स्टेप की रिएक्शन है। पहले हम लोग को जो भी कुछ चाहिए, कार्बन सोर्स चाहिए, रिड्यूसिंग पावर चाहिए, उसका हम लोगों ने प्रोडक्शन करवाया पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमको मैलोनिल कोएंजाइम ये भी चाहिए होता है आखिरी के लिए, तो उसका भी प्रोडक्शन करवाया। फिर लास्ट में रिएक्शंस हमने देखी फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स की। फर्स्ट स्टेप में देखा कैसे पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, कैसे वो बाहर आ रहा है, कैसे NADH2 बन रहा है, HMP शंट से भी कुछ NADH2 मिल रहा है, ये हमने देखा। फिर फॉर्मेशन ऑफ मैलोनिल कोएंजाइम देखा, इसके लिए देखा कि CO2 भी लगेगा, ATP भी लगेगी। विटामिन B7 बायोटिन एक फैक्टर होता है इस रिएक्शन के लिए। और ये जो एंजाइम है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, ये एक रेगुलेटरी एंजाइम है इस रिएक्शन के लिए। तो अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल करना है तो जो भी फैक्टर होंगे इस एंजाइम पे ही काम करेंगे। फिर फैटी एसिड सिंथेस के बारे में देखा, कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये एक एंजाइम है जिसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं, 7 अलग अलग एंजाइम है। एक एसाइल कैरियर प्रोटीन है, सिस्टीन का रेजिड्यू है, दोनों जब आपस में डायमंड मिलते हैं। स्ट्रक्चर देखा जैसे हमने इसको डिपिक्ट किया है, जैसे 2 सेमी सर्कल है, ऊपर सिस्टीन दिखाया है, नीचे ACP दिखाया है, कुछ इस तरह। फिर इसकी रिएक्शंस देखी हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम इसके साथ कंबाइन हो रहा है फैटी एसिड के साथ में, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के साथ में। फिर ये ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर नीचे मैलोनिल कोएंजाइम लगेगा, फिर ये मैलोनिल कोएंजाइम से बीटा कीटो एसाइल बनेगा, फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल बनेगा इन दोनों इसके लिए। फिर ट्रांसएनोइल ACP से एसाइल ACP बनेगा, तो यहाँ पे रिडक्शन भी होगी। तो NADH2 जो हमें बनाया था शुरुआत में उसकी भी ज़रूरत यहाँ पे पड़ी। उसके बाद में ये कार्बन की लेंथ हो गई, ब्यूट्राइल ACP हो गया, 4 कार्बन का हो गया ये। फिर हमें इसकी लेंथ और बढ़ानी है तो हमने इसको ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया और
6 बार और रिएक्शन करके हर बार में 2-2 कार्बन करके हमने इसमें एसिटाइल कोएंजाइम इसमें जोड़ते गए और 16 कार्बन का हमको फैटी एसिड यहाँ पे मिल गया। फिर पूरी रिएक्शन क्या होती है, पूरी रिएक्शन देख लेते हैं। पूरी रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल लगे, 7 ATP के मॉलिक्यूल लगे, 14 NADPH2 लगे, मतलब 14H+ लगे। 8 एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे लगे, 8 एसिटाइल कोएंजाइम, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए मतलब 2 कार्बन और 8 मतलब कितने हो गए, 16 कार्बन। तो 16 कार्बन का ही हमारा फैटी एसिड है। ATP हमें क्यों लगा, ATP हमें किस रिएक्शन के लिए लग रहा है, देखिए इसमें ATP हमको 2 जगह लगा था। एक मैलोनाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए भी हमको लगा है, यहाँ पे भी हमको ATP लगा है, लेकिन ये तो प्रिपरेटरी फेज है तो उसको नहीं मानते। आखिरी रिएक्शन देखते हैं जो फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स की जो रिएक्शन है, वहाँ पे कहीं ATP लग रहा है हमको। सेवन ATP लगे हमको एक रिएक्शन में जो थी पाल्मिटोइल कोएंजाइम बनाने के लिए। 14 NADPH लगे क्योंकि इसमें 2 बार रिडक्शन हुआ है, एक बार कीटो से हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जब कन्वर्ट हुआ बीटा कीटो एसाइल से बीटा कीटो एसाइल ACP से बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP बना है, तो हमें यहाँ पे NADH2 लगा है। और एक बार जब हमने ट्रांस इनोइल से डबल बॉन्ड तोड़ करके सिंगल बॉन्ड बनाया है एसाइल ACP और ब्यूट्राइल ACP बनाने के लिए, तो हमको एक NADH2 लगा है। तो 2 NADH2 पर रिएक्शन लगे हैं, 7 बार रिएक्शन हुई है तो 14 NADH2 हमको लगे हैं। तो ये रिएक्शन 7 टाइम्स हुई तो एक हमको 16 कार्बन का फैटी एसिड मिला। फिर क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में से 8 एसिटाइल कोएंजाइम में तो हम लोग क्या 8 टू 16 कार्बन तो पाल्मिटेट बना लेंगे। 7 ATP से क्या 7 ADP बन जाएगा। 14 NADPH से जो भी हाइड्रोजन थे वो तो उसके वहाँ पे कंज्यूम हो गए और यहाँ पे 6H2O यहाँ पे मिल गया। जो भी हाइड्रोजन यहाँ से बचेगा उसका 6H2O और 7 इनऑर्गेनिक फोस्फेट बचा। 8 एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ से आया, 8 एसिटाइल ग्रुप के जो 2 कार्बन थे वो तो इनकॉर्पोरेट हो गए पाल्मिटेट में, और जो 8 कोएंजाइम ए के ग्रुप बचे वो ये हो गए। रिएक्शन यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई है। कुछ चीज़ें इस रिएक्शन के बारे में जानने के लिए वो ये हैं कि कैसे ये रिएक्शन रेगुलेट होती है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है इस रिएक्शन का। तो इसमें एक रेगुलेटरी एंजाइम बताया था सेकंड स्टेप में, वो था एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या है, रेगुलेटरी एंजाइम है। तो ये एंजाइम जो है किससे किससे अफेक्ट होता है, ये एंजाइम ये भी मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब ये डाइमर के फॉर्म में होता है तब ये एक्टिव होता है। तो जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको मोनोमर से डाइमर में कन्वर्ट करते हैं। इस पे हार्मोन्स भी काम करते हैं इस एंजाइम पे। तो जहाँ पे ग्लूकागॉन होगा, ग्लूकागॉन हार्मोन है, तो ये इसको डाइमर में कन्वर्ट नहीं होने देता है, इसको डीएक्टिवेट करता है। वहीं इंसुलिन जो है, इंसुलिन इसको प्रमोट करती है। तो अगर इंसुलिन ज़्यादा होगी बॉडी में तो फैटी एसिड का सिंथेसिस क्या होगा, बढ़ जाएगा। डाइटरी रेगुलेशंस होती हैं इस रिएक्शन के लिए। डाइटरी रेगुलेशंस में क्या होता है, जब आप फैटी एसिड रिच फूड लोगे तो फैटी एसिड की सिंथेसिस क्या होगी, वो कम हो जाती है। जब आप ऐसा फूड लेते हो जो फैटी एसिड में कम है तो उसकी सिंथेसिस बढ़ जाएगी। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लोगे तो भी फैटी एसिड की सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाएगी। फास्टिंग करोगे तो फैटी एसिड की सिंथेसिस जो है वो कम हो जाती है।